नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रोजगार की मांग को लेकर फिर सड़क पर उतरे युवा, सीएम आवास कूचकर जताया आक्रोश। जोशीमठ पहुंचे तीनों शंकराचार्यों का भव्य स्वागत, गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने दी प्रस्तुति। कालाढूंगी में बसपा नेता पर जमीन कब्जाने का आरोप, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। इस बार भी फीकी रहेगी दैनिक श्रमिकों की दिवाली, 18 महीने से कर रहे वेतन का इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। विभिन्न विभागों में रोजगार की मांग को लेकर युवाओं ने आज देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान युवाओं को हाथीगढ़ कला के पास बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित युवा वहीं धरने पर बैठ गए। कूच में बेरोजगार संघ, संयुक्त कनिष्ठ अभियंता, सिंचाई विभाग, एलटी शिक्षक, कनिष्ठ सहायक आदि से जुड़े युवा शामिल थे। युवाओं के कूच को कांग्रेस विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदर्शन स्थल पहुंचकर समर्थन दिया। देखिए, मुख्यमंत्री साहब को ये समझना चाहिए कि कितने दिनों से छात्र आंदोलन रहते हैं, कितने कार्यक्रम छात्रों ने कर दिए, वो चाहे भीख मांगो कार्यक्रम हो, उसके बाद स्टॉल कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम, या हमारा ये 228 पदों को ऐड करने का जो ये आंदोलन है या मुख्यमंत्री आवास कूच है, इसमें चुनाव के दौरान माननीय विभागीय मंत्री सतपाल महाराज जी ने 228 पदों को ऐड करने का वादा किया था, परंतु चुनाव खत्म होने के बाद ये पद हटा दिए जाते हैं। आज ये भारी संख्या में छात्र आए हैं, 3200 छात्रों ने 4-4 पेपर निकाले हैं और इंटरव्यू में स्थान बनाया है, परंतु उनके पद हटा दिए जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। मैं मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री सतपाल महाराज जी से कहूंगा कि आप इन पदों को त्वरित ऐड करें, और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप देख रहे हैं जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन गिने चुने लोग थे, और अब संख्या बढ़ रही है, और ये संख्या आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर है, ये संख्या दिल्ली जंतर मंतर जाएगी और दिल्ली कूच करेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन बेरोजगार युवाओं देखिए, उत्तराखंड में जेईई की भर्ती हो रही है, उसमें सिंचाई विभाग के सिर्फ सिविल के 228 पदों को छोड़ा जा रहा है, और जो पोस्टें खाली है उनको जो है कि भरा जा रहा है। तो सरकार की क्या नीयत है, क्यों नहीं निकाल रही? जब रोजगार खाली है और सिविल के इंजीनियरों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उसको रोकने का काम कर रहे हैं। सरकार की मंशा कहीं न कहीं यूके SSS जैसा नया कुछ करके घोटाले की है। ईमानदारी को है तो युवाओं को उनका अधिकार देने का काम क्यों नहीं कर रही है सरकार? यूके SSS में सीबीआई के लिए वकील खड़ी करते हैं, सीबीआई नहीं करानी है, और वहीं दूसरी तरफ एक जो है बिल्डर के लिए सीबीआई की मांग कर देते हैं। तो आप समझिए सरकार का धोरा जिस दोष से, जिस प्रताड़ना से पूरा प्रदेश पीड़ित है, उसके लिए तो सीबीआई नहीं हो सकती। जहाँ सरकार का व्यक्तिगत हित है वहाँ सीबीआई की बात करते हैं। तो सरकार युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, उत्तराखंड विरोधी सरकार है। उत्तराखंड विरोधी सरकार पर आप बात करें, और युवा मुख्यमंत्री लिखते हैं युवा नेतृत्व तो नई पहचान युवाओं का रखेंगे मान। ये बोर्ड आप बिल्कुल सामने देख पा रहे होंगे, इस बोर्ड पर जो लिखा है युवाओं का रखेंगे मान। ये देखिए, तो ये तो युवा सामने है, आपको मान दिखाई दे रहा। देखिए, युवा सोच से होना पड़ेगा, युवा विचार से होना पड़ेगा, युवा कर्म से होना पड़ेगा। उम्र से युवा होकर कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए आज देश के अन्य राज्यों के साथ ही उत्तराखंड में भी मतदान हुआ। देहरादून स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों ने मतदान किया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत तमाम पदाधिकारियों ने इस दौरान मताधिकार का प्रयोग किया। माहरा ने कहा कि ये चुनाव पार्टी में नई ऊर्जा फूंकने का काम करेंगे। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि आज कांग्रेस के चुनाव है अध्यक्ष पद के लिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? निश्चित ही बहुत उत्साह देखा जा रहा है। 22 साल बाद आज वोटिंग से हमारे अध्यक्ष बनेंगे। 22 साल पहले AICC के मेंबर्स ने वोट किया था और इस बार PCC के मेंबर्स वोट कर रहे हैं। हर प्रदेश के मुख्यालय में वोटिंग रूम बनाया गया है जिसमें हमारे PCC के मेंबर्स वोट कर रहे हैं और सुबह से भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 बजे से वोटिंग स्टार्ट होनी थी। हमारे PROs और APROs हमारे सब लोग यहाँ उपस्थित हो गए थे, लेकिन जो वोटर्स हैं वो 9 बजे से यहाँ आके इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। इससे लगता है कि भारी उत्साह लोगों में है। 222 वोटर हमारे उत्तराखंड से हैं, जिसमें से 10 वोटर्स राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हैं, वो वहीं वोट कर रहे हैं। माननीय हरीश रावत जी, काजी निजामुद्दीन आदि दिल्ली में वोट कर रहे हैं और बाकी जो हमारे बचे हुए मेंबर्स हैं वो यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी वोटिंग हो रही, जहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ से, गंगोत्री यमुनोत्री से लोग आए, वही धारचूला जैसे दूरस्थ क्षेत्र से भी हमारे PCC मेंबर्स वोट करने के लिए आए हैं और सब में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। हालांकि मतदान
मतदान सबका गुप्त होता है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे किसका पलड़ा जो है भारी? देखिए, दोनों अपने अपने आप में सक्षम हैं। जहां खड़गे साहब 1972 के बाद कुछ चुनाव नहीं हारे, उनका अपना एक जनाधार है और वो दलित नेता हैं, पार्टी के बड़े दलित नेता हैं। दूसरी तरफ शशि थरूर हैं जो ज्ञान का भंडार है, जिनकी ज्ञान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो दोनों अपने अपने तरीके से वोटिंग के लिए लोगों को अपनी अपनी अपील कर रहे हैं। अब ये देखना है कि कौन किसको वोट देता है। देखिए ना कैसी आंखों में चमक है, सारे लोग आज ऐसा लग रहा है कोई त्यौहार हो रहा है और लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगली खबर जोशीमठ से है, जहां आयोजित महासम्मेलन में तीनों पीठों के शंकराचार्य शामिल हुए। इस महासम्मेलन में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, द्वारका से शंकराचार्य सदानंद सरस्वती और श्रृंगेरी से विधुशेखर भारती महाराज पहुंचे। इस दौरान रविग्राम से तीनों शंकराचार्य कलश यात्रा व सेना के बैंड की मधुर धुन के बीच रथ में सवार होकर समारोह स्थल तक पहुंचे। गढ़वाल के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने गणेश वंदना के साथ तीनों शंकराचार्यों का स्वागत किया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि यह अभिनंदन समारोह था, जिसमें भारत वर्ष के तीनों शंकराचार्य ने प्रतिभाग किया। ज्योतिषपीठ जोशीमठ में अपने आप में पहली बार शताब्दियों के अंदर इतना बड़ा समारोह हो रहा है, जिसके अंदर तीन शंकराचार्य लोग उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया का अद्भुत समागम है और ऐसी विभूतियाँ जिंदगी में बहुत कम देखने को मिलती है। निसंदेह रूप से आशीर्वाद भी मिलेगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा और ये भूमि को निसंदेह रूप से जिस प्रकार से लगभग 200 वर्षों के बाद जोशीमठ में महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, मतलब 3 दिशाओं से 3 शंकराचार्य तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए 3 शंकराचार्यों को 3 दिशाओं में हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा नियुक्त किया गया था। यहाँ पर क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली यहाँ पर है, उनको यहाँ से दिव्य ज्योति ज्ञान की प्राप्ति ज्योतिषपीठ से हुई थी। उसके बाद उन्हें सनातन धर्म रक्षा के लिए चारों दिशाओं में 4 पीठों की 4 धामों की स्थापना की और 4 शंकराचार्य को वहाँ पर बैठाया। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी हमारे शंकराचार्य सनातन धर्म रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और जिस प्रकार से जोशीमठ में ज्योतिषपीठ में तो पावन नगरी है, आदि गुरु शंकराचार्य की पावन नगरी तपस्थली है, इस इतना भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। निसंदेह रूप से सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक हमें मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में हमारे गांव से लोग, देश विदेश से लोग यहाँ पर आए हैं। निसंदेह रूप से धर्म आगे बढ़ाने का प्रयास हमारे शंकराचार्य द्वारा किया गया है, बहुत ही प्रशंसनीय है। नैनीताल जिले की कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी रहे सुंदरलाल आर्य पर लोगों की जमीन कब्जाने और उन्हें धमकाने का आरोप लगा है। सूर्याज्वाला गांव के ग्रामीणों ने आज एसडीएम मनीष सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सुंदरलाल आर्य की शिकायत की है। भीम फोर्स बहुजन मूल निवासी सेना के राजेश राज अंबेडकर की अगुवाई में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने एसडीएम मनीष सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नैनीताल जिले के सूर्याज्वाला गांव में सुंदरलाल ने गरीबों की भूमि पर जबरन कब्जा किया है। साथ ही उनके द्वारा लोगों को डराया धमकाया भी जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने कोटद्वार में कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में स्थापित कैंप कार्यालय में क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि जब भी वे क्षेत्र में मौजूद रहेंगे, इस कैंप कार्यालय से ही दैनिक कार्यों को संचालित करेंगी। जी, आज हमने यहाँ पर अपना विधानसभा अध्यक्ष का कैंप कार्यालय खोला है। ये एक ऑफिस यहाँ पे शुरू किया गया है ताकि लोगों को एक जगह मिले आने की, मुझसे मिलने की। हमारे जो कर्मचारी यहाँ पर बैठेंगे, रेगुलरली बैठेंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ता आके बता सकते हैं समस्याएं, जनता अपनी समस्या बता सकती है। एक सेंट्रल जगह चाहिए थी हमको जहाँ पूरा कोटद्वार, क्योंकि बाज़ार के लिए आता ही है, तो हमने एक सुनिश्चित किया कि एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर आराम से लोग आके बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आज हमने ये कार्य किया है। वो मेरी लगातार, देखिए, कोटद्वार के अधिकारियों से मेरी लगातार समीक्षा जारी ही रहती। जब भी मैं आती हूँ मेरा एक मीटिंग उनके साथ रहती ही है। तो आज भी उसी के कुछ सड़क से लेकर और बिजली से लेकर पानी से लेकर हर चीज़ की, स्वास्थ्य से लेकर लंपी जो बीमारी हो, हमारे गाय की जो आवारा पशु घूम रहे हैं, उनसे लेकर हर चीज़ पर मैं आज फिर से एक बार समीक्षा करूँ।
कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में आवारा पशुओं के आतंक और गंदगी के अंबार से लोग परेशान हैं। इन समस्याओं से निजात की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सैनिकों ने कहा कि इस संबंध में कई बार शिकायत के बाद भी अनदेखी की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष है। यह तो नहीं है, नगर निगम ने डेंगू की रोकथाम के लिए बाकायदा टीम का गठन कर दिया है और वो घर घर जाएगी। लोगों को डेंगू से बचाव के जो मलेरिया विभाग द्वारा लिटरेचर हमें उपलब्ध कराया गया वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। जा कर के उनके अगर कूलर में गमले में पानी है वो भी हम हटवा रहे हैं और दवा का छिड़काव के लिए भी साथ में टीम में एक महिला कर्मचारी भी टीम में साथ में रखी गई है। गठन हो चुका है, टीम का गठन हो चुका है और कार्रवाई भी। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को इस बार भी दिवाली फीकी रहने की आशंका है। दरअसल इन दैनिक श्रमिकों को पिछले 18 महीने से मेहनताना नहीं मिला है, जिसके चलते इनके सामने कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। वन विभाग द्वारा जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए इन श्रमिकों को काम पर रखा जाता है। विभाग की तानाशाही कहें या लापरवाही, इन दैनिक श्रमिकों को पिछले 18 महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले में विभाग के RO मदन लाल टमटा का कहना है कि उनके द्वारा सभी दस्तावेज तैयार कर GFO कार्यालय अल्मोड़ा भेजे जा चुके हैं। इसलिए आंदोलनरत हैं क्योंकि हमें 19 महीने हो गया है, 19 माह हो गया। एक श्रमिक वर्ग 19 माह से कार्यरत कर रहा है, उसको आज तक का भुगतान नहीं हुआ है, तो अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगा? तो पिछले 19 महीने से आपका भुगतान नहीं हुआ, क्या आप लोगों ने कोई पत्राचार वगैरह किया या नहीं किया? इसके लिए हमने काफ़ी कार्रवाई की है, जिसमें कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। रेंजर साहब हमारे कहते हैं कि आपके सारे बिल हम दे चुके हैं, बिलों का पूरा वो विवरण दे चुके हैं डिवीजन ऑफिस में, डिवीजन से हमें कोई भुगतान नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में आपने DFO अल्मोड़ा से बात करी? दूरभाष के थ्रू उनसे DFO साहब से बात हुई, लेकिन वो कभी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। तो DFO साहब क्या कह रहे हैं कि आपका भुगतान कब तक होगा? DFO साहब कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ यही कहना है DFO साहब का, हमारे पास बजट नहीं है। जब भी फ़ोन करो या दूरभाष से भुगतान वो करे तो सिर्फ यही कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है श्रमिकों को देने के लिए, और अन्य कार्य कराने के लिए इनके पास बजट है। अन्य कार्य किस प्रकार के कार्य? जैसे भवन निर्माण, भवन बनाना, ये अन्य कार्य हो रहे हैं, इन कार्यों के लिए इनके पास बजट है। ठेकेदार है, उनका भुगतान हो रहा है तो उनके लिए बजट है। श्रमिकों को देने के लिए, और जो वनाग्नि श्रमिक है जो फायर वॉचर में रखे गए हैं, उन श्रमिकों का भुगतान नहीं हो पाया है 2 साल से। 30 दिन का काम किया जा रहा है, 15 दिन का भुगतान किया जा रहा है। बजट का अभाव था, हमने यहाँ बिल बना के तो मेरे स्तर से चले गए हैं, डिवीजन में बजट उपलब्ध नहीं हो पाया, जिस कारण पर अभी पेंडिंग जो मुझे DFO साहब से वार्ता हुई थी, बजट आने पर ही इनको पेमेंट किया जाएगा। कई लोगों के जो भुगतान तो पूरा हो चुका है और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको 3-3 साल से भुगतान ही नहीं हुआ, जो फायर वॉचर है 4 महीने के लिए रखे जाते हैं, पर अभी तक उनको भुगतान नहीं हो पाया है। अभी जानकारी तो है डिवीजन ऑफिस से, यहाँ से तो बिल बने होंगे तो वहाँ गए होंगे, वहीं से बोलना है पैसे, क्योंकि ये मजदूर वर्ग है और ये दैनिक श्रमिक हैं, रोज कुआ खुदो रोज पानी पियो वाली स्थिति में रहते हैं। आज के दौर में कम से कम विभाग ने इनके प्रति सोचना चाहिए थोड़ा सा। ये प्रोसेस है, मतलब डिमांड दे रखी है ऊपर बजट के लिए प्रदेश सचिव में, और बजट ऐसे उपलब्ध हो जाएगा इनका वेतन भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगी। दीपावली भी फीकी इनकी अभी हाँ सर, लगभग साहब हमारे भी ट्रेनिंग में हैं, दिल्ली गए हुए हैं, और वो 22 तक तो ट्रेनिंग है उनकी भी, 23 से आ जाएंगे। तो खबर टिहरी जिले से है, जहां के घनशाली और चामलिया बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों से मिठाई, दूध और तेल के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। इस दौरान जांच टीम ने मानकों की अनदेखी पाए जाने पर आधा दर्जन से ज्यादा दुकानदारों के चालान किए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दुकानों के साथ साथ बाहर से खाद्य पदार्थ लाने वाले वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी MN जोशी ने कहा कि चेकिंग अभियान जारी रहेगा। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमारे द्वारा पूरा जनपद में ड्राइव चलाया जा रहा है सैंपलिंग के लिए, जिसमें कि हम लोगों ने आज घनसाली क्षेत्र में ड्राइव चलाया है और ये लगातार जारी रहेगा दिवाली तक। आज हम लोगों ने 3 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जिसमें मिठाई का है, तेल का है और दूध और पनीर, टोटल 4 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। और ये लगातार हमारी कार्रवाई त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए मिठाई की दुकानों और रिटेल दुकानों और दूसरा कि जो बाहर से गाड़ियाँ आती है, होलसेलर सप्लायर जो भी है, और बाहर से मिठाइयाँ बन के आ रही, डिस्ट्रीब्यूटर करके आ रहे, उनकी हम चेकिंग लगातार कर। देश की राजधानी दिल्ली में आज से शुरू
हुए 2 दिवसीय अग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और पीएम किसान सम्मेलन को लेकर अल्मोड़ा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में बड़ी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत जिले के किसानों ने भी शिरकत की। इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने आप में एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और पीएम किसान सम्मान सम्मेलन, जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वहाँ पर स्वयं भी बहुत सारे किसान हैं, स्टार्टअप भी हैं, और साथ ही साथ भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में सभी सांसद, सभी जनप्रतिनिधि और सभी किसान और स्टार्टअप के माध्यम से एक कॉन्क्लेव है। इस कॉन्क्लेव का सीधा प्रसारण हम लोग भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं और ये भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न किसान से संबंधित योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। किसान रेल उसके लिए आज के अपने आप में बड़ा सौभाग्य है, जिसको जय जवान जय किसान जय अनुसंधान का जो नारा दिया है, जो अनुसंधान हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से किए गए हैं, उससे किसानों के अंदर एक बहुत ऐतिहासिक परिवर्तन आ रहा है। आज 16,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान योजना भी सभी किसानों के खाते में गई है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि किसान जो है अपनी आर्थिकी और अपनी आय को दुगना करे, उस क्षेत्र में काम करे, उसके लिए सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है। सरकार हर प्रकार के सहयोग देने के लिए तैयार है, सरकार सहयोग दे भी रही है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। बीती रात महिला अस्पताल में एक हाई रिस्क डिलीवरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद आज जिलाधिकारी ने निरीक्षण की कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में व्यवस्थाओं की पड़ताल की और जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने मरीजों के लिए दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया। एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी केस का रात को मुझे फ़ोन आया था और बच्चे की क्रिटिकलिटी को लेके, तो उसी मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैंने फीमेल हॉस्पिटल को भी देखा और उसमें जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ थी या MOIC के लेवल पे जो नेग्लिजेंस बरती गई है, उस संबंध में उन्हें शो कॉज नोटिस और वो इशू किए जा रहे हैं। सिमिलरली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें हम लोगों ने एक फीडबैक मैकेनिज़्म बनाया था, उसको प्रॉपर्ली लागू नहीं किए जाने के क्रम में डिसिप्लिनरी एक्शन एक जो हमारी सीनियर नर्स होती है, वार्डन होती हैं, मेट्रन, उनके लिए हम लोग उसको इनिशिएट कर रहे हैं और साथ ही जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर वो सूचना, उनके खाने का मेन्यू और वो सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं। और टॉयलेट में भी गंदगी पाई गई तो उसको तत्काल सुधारने के लिए निर्देशित किया गया है और कुछ पेशेंट्स को भी से बात करके इस संबंध में व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। लोहाघाट में ट्रक और बुलेट की जोरदार टक्कर में नैनीताल बैंक चुमैल के शाखा प्रबंधक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस भी घटनास्थल और अस्पताल में पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। घायल की जांच कर रहे डॉक्टर रविंद्र बोरा ने बताया कि घायल शाखा प्रबंधक के जबड़े और सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। सेठी जी हैं, ये बता रहे हैं कि इनकी कुछ कैंटर और बाइक में चोट लगी थी, आपस में एक्सीडेंट हुआ है। तो मरीज तो अभी थोड़ा सा होश में तो है, लेकिन उसके थोड़ा दाएं कान से खून आ रहा है और जबड़े में गंभीर चोट है, थोड़ी सी फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। एक दाएं गंदे की भी चोट है, तो हम एक बार उनको हायर सेंटर के लिए तो एक बार रिकमेंड करेंगे। हाँ, स्थिति थोड़ी गंभीर है। गंभीर मतलब अभी के लिए स्टेबल है, लेकिन आगे सिर के अंदर अगर कुछ गंभीर चोट आई तो उसकी वजह से समस्या ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो बाद में देखते हैं। अभी स्टेबल है, थोड़े से होश में है, लेकिन चोट लगने के बाद वो बेहोश हो गए थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।